आज के सत्र में हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पतन के कारणों पर विचार करेंगे। इसके पूर्व दो भाग में हमने देख लिया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, उसके पीछे क्या कारण या उद्देश्य थे, साम्राज्यवाद का अभिप्राय क्या होता है। इसके पश्चात हमने देखा था दूसरे भाग में कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवाद पूरे विश्व में विस्तृत हुआ था, न केवल भारत, पूरे एशिया के अधिकांश क्षेत्रों में। इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार इनका विस्तार हुआ, फिर अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से अफ्रीका के विभाजन में इंग्लैंड ने भागीदारी की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी इनका विस्तार हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, किन कारणों से हुआ था। इस पर हम दो भागों में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पतन के क्या कारण थे, अंत के क्या कारण थे, किन कारणों से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत हुआ था। जैसा कि भारत के संदर्भ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से हमारे यहाँ स्वाधीनता आंदोलन चला था, किस प्रकार से जागरूकता हमारे यहाँ आई थी, और अधिकांश जो कारण हैं इससे संबंधित वो हमारे देश में भी विद्यमान थे। इसलिए बड़ी आसानी के साथ इसको हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पतन किन कारणों से हुआ था, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स की नीतियाँ रही थीं, किस प्रकार से अपने लाभ के लिए उन्होंने कार्य किया था, और जागरूकता आने पर किस प्रकार से उसका विरोध हुआ था। लगातार संघर्ष के बावजूद साम्राज्यवाद जो था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, उसका अंत नहीं हो रहा था। अमेरिका में अमेरिकी सफल हुए थे क्योंकि स्वयं अंग्रेज ही थे, इसलिए सारी नीतियां उनको पता थीं। फ्रांस के सहयोग से वो बहुत शीघ्र ही सफल हो गए थे। 1775 से 83 के बीच के संघर्ष में ही उनको सफलता मिल गई थी। किंतु भारत में 1857 से आप सभी को ज्ञात है क्रांति हुई थी, उसमें भारतीय असफल रहे थे। तब कहीं जाकर 90 वर्ष के पश्चात, लंबे अंतराल के पश्चात 1947 में जाकर भारत आज़ाद हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर चल रहा था। अनेक नेतागण और भी थे, सुभाष चंद्र बोस ने भी प्रयास किया था, किंतु सफलता नहीं मिल रही थी। असहयोग आंदोलन चला, सत्याग्रह चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चला, किंतु सब में असफलता हासिल हुई थी भारतीयों को। किंतु अचानक ऐसी क्या स्थितियां आईं कि अंग्रेज भारत छोड़ गए, और इसका कारण मुख्य रूप से ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। वैश्विक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन आ चुका था। जैसा कि हमने पहले दूसरे वीडियो में इस पर चर्चा की थी कि स्थिति अंग्रेज़ों की बड़ी दयनीय हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति और सैनिक स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे सामर्थ्यहीन हो चुके थे। उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर उनका विस्तृत साम्राज्य था उसकी रक्षा कर सकें। तो आइए कारणों पर विचार करते हैं। पहला कारण था उपनिवेशों में जागरूकता। उपनिवेशों की जनता में जागरूकता आने के कारण अंग्रेजों की उपनिवेश अथवा साम्राज्य को बड़ी क्षति हुई। सर्वप्रथम यह जागरण अमेरिका में ही देखने को प्राप्त हुआ। इस कारण 1775 में वहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हो गया और शीघ्र ही संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ। 1857 में भारत में क्रांति हुई। यद्यपि वह सफल नहीं हो पाई, किंतु राष्ट्रीयता के विकास के साथ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी जागरूकता के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खतरा उत्पन्न हुआ था। कहने का अर्थ ये कि जहाँ जहाँ इनका उपनिवेश था अंग्रेज़ों का, वहाँ वहाँ जागृति आ गई थी। उसी जागृति के कारण वहाँ पर उपनिवेश कायम रखना संभव नहीं हुआ। अंग्रेजों की दूषित शासन व्यवस्था थी। उपनिवेशों में अंग्रेजों द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी। वह लोकतंत्रीय नहीं थी, जनता के हितों को, उनकी मांगों को महत्व नहीं देती थी, उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। स्वाभाविक है जनता का विरोध लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, और इसी के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पतन हुआ। अनुचित रूप से कच्चे माल की प्राप्ति अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। उपनिवेशों से अनुचित ढंग से कच्चे माल की प्राप्ति कम दरों पर प्राप्त की जाती थी। अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन के लिए कृषकों को और उत्पादकों को मजबूर किया जाता था उपनिवेशों के।
पहले से ही उनको पेशगी दे दी जाती थी। अग्रिम देकर कम दरों में विभिन्न कच्चे मालों को प्राप्त किया जाता था। भारत में भी नील की खेती के लिए इस तरह से कृषकों को बाध्य या मजबूर किया गया था। इस कारण से उनका विरोध शुरू हुआ और साम्राज्य का पतन हुआ। उपनिवेशों में दूषित राजस्व प्रणाली थी। जिन जिन क्षेत्रों में इनका अधिकार था वहाँ की राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के हित के लिए थी। धन की वसूली अत्यधिक वो चाहते थे। राजस्व व्यवस्था जो स्थापित की जाती थी उनमें ठेकेदारों को महत्व दिया गया। राजस्व की वसूली कराई गई ठेकेदारों से, जमींदारों से, बिचौलियों का योगदान इसमें होता था। अंग्रेजों का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था। कृषकों का हित से या उसके हित से उनको कुछ लेना देना नहीं था। इस कारण से कृषकों के विरोध का उनको सामना करना पड़ा और साम्राज्य का पतन हुआ। उपनिवेशों में उद्योगों को प्रोत्साहित इन्होंने नहीं किया। स्वाभाविक तौर पर ये अपने उद्योग के बाजार के रूप में उपनिवेशों को देखा करते थे। ये नहीं चाहते थे कि उपनिवेशों में उद्योगों का विकास हो। इस कारण से उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे वो इनके विरोधी हो गए। ये केवल कच्चा माल, सस्ते मजदूर और बाजार के रूप में उपनिवेशों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस कारण उद्योग से जुड़े हुए लोगों ने भी इनका विरोध करना प्रारंभ किया। उपनिवेशों के कृषकों का शोषण किया गया। कृषकों के प्रति अंग्रेजों की नीति शोषणपूर्ण थी। उन्हें पेशगी देकर अपने लाभ के अनुसार उत्पादन कराया जाता था। उन्हें अधिक राजस्व की उगाही उनसे की जाती थी। ठेकेदारी की प्रथा, जमींदारी की प्रथा लागू रही तथा जिस प्रकार की भी राजस्व व्यवस्था इन्होंने लागू की उससे कृषकों को क्षति ही हुई तथा अंग्रेजों को लाभ हुआ। इस कारण से कृषक वर्ग इनका विरोधी हो गया। उपनिवेशों के कुटीर उद्योगों का इन्होंने नाश कर दिया। अंग्रेजों के द्वारा अपने देश के औद्योगिक माल और सामग्री से उपनिवेशों के बाजारों को भर दिया गया, जिसके कारण उपनिवेशों में स्थित हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग पूरी तरह से नष्टप्राय हो गए, क्योंकि वह मशीन से बनी हुई वस्तुओं के साथ बाजार में प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण से कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे वो अंग्रेजों से नाराज हुए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जाती रही। उपनिवेशों की आयात निर्यात नीति। अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशों में आयात को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया तथा निर्यात को हतोत्साहित किया। उस पर कर लगाया। आयात के लिए जो व्यवस्था की गई थी, आयात में कर कम किया गया ताकि उपनिवेशों में अंग्रेजी माल का आयात हो सके, और उपनिवेशों से निर्यात पर कर बढ़ा दिया ताकि यहाँ से निर्यात न हो सके। इस तरह से अंग्रेज़ों की जो नीति थी उससे इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे, जो व्यापार करते थे, उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनको बड़ी हताशा हुई और इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। उपनिवेशों में लोकतंत्र का हनन हुआ। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेज़ों के द्वारा अपने उपनिवेशों में लोकतंत्र को महत्व नहीं दिया गया। जनता की मांग के अनुसार कार्य नहीं किया गया, बल्कि अपनी हित के अनुसार कार्य किया गया, जिसके कारण जनता ने अंग्रेज का विरोध किया उपनिवेशों में और इनका पतन हुआ। उपनिवेशों की बेरोजगारी। अंग्रेज़ों की नीति उपनिवेशों के प्रति बेरोजगारी समाप्त करने की नहीं थी, बल्कि अपने देश की बेरोजगारी को समाप्त करने का इनका लक्ष्य था। अपने देश के बेरोजगारों को ये उपनिवेशों में रोजगार दिलाते थे, न कि उपनिवेश के लोगों को। उपनिवेश के लोगों को अगर नौकरी दी भी जाती थी तो उनको वेतन बहुत कम प्राप्त होता था अंग्रेज़ों की तुलना में। इस कारण से उपनिवेशों की जो बेरोजगार लोग थे या जिन्हें किसी कारण से रोजगार मिल भी गया था, उनके साथ भेदभाव होता था। तो बेरोजगारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। उपनिवेशों की दयनीय व्यापारिक स्थिति। उपनिवेश के व्यापारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि अंग्रेज स्वयं व्यापारी थे और व्यापार के उद्देश्य से ही उन्होंने उपनिवेशों की स्थापना की थी। इस कारण उनकी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक से अधिक लाभ हो, ऐसी व्यापारिक नीति का अनुसरण इनके द्वारा किया गया। उपनिवेश के व्यापारी दूसरे दर्जे के व्यापारी माने गए तथा उनके हित साधन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अंग्रेजी शासन के द्वारा ये प्रयास नहीं हुआ। इस कारण से व्यापारी वर्ग भी अंग्रेजों से रुष्ट बना रहा। उपनिवेशों के सामाजिक, धार्मिक
मामलों में हस्तक्षेप अंग्रेजों के द्वारा किया गया। जो सामाजिक रीति रिवाज थे उपनिवेशों के, भारत में भी ऐसा हुआ। धार्मिक मान्यताओं में इन्होंने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण उपनिवेश की जनता अंग्रेजों की विरोधी हो गई। यद्यपि इनमें से कुछ सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार वास्तव में आवश्यक थे, सही भी थे, किंतु जनता ने उसको अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। किसी भी समाज के रीति रिवाज हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जब उनके विरोध में कोई बात करता है तो सहज रूप से उसको स्वीकार नहीं किया जाता और उसका विरोध किया जाता है। ऐसा उपनिवेशों में भी हुआ। इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। विभिन्न उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म क्रमशः होता गया। यह भावना अमेरिका में सर्वप्रथम अनुभव किया गया। भारत के क्षेत्र में भी राष्ट्रीयता की भावना के विकास के साथ अंग्रेजों का यहाँ रह पाना मुश्किल हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गए। एशिया, अमेरिका एवं अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में भी इस तरह की भावना का विकास हुआ और इसके कारण अंग्रेजों का प्रबल विरोध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में भी हमने देखा किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व के कारण ये भावना और तीव्रता से बढ़ी। अब इस कारण अंग्रेज जो बाद में जाने वाले थे वो और जल्दी 1948 में उनकी जाने की योजना बन रही थी, किंतु 47 में ही वो भारत छोड़कर चले गए। तो ये भारतीय राष्ट्रीयता का परिणाम था। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास विश्व के अन्य क्षेत्रों में, उपनिवेशों में भी हुआ। उपनिवेशों में अंग्रेजों को विदेशी मानना, प्रायः सभी उपनिवेशों में यह देखा गया कि अंग्रेजों को विदेशी माना गया। और माना क्या गया, वस्तुतः विदेशी तो वो थे ही, हमारे देश के थे नहीं, अपने या उपनिवेशों के वे थे नहीं, तथा औपनिवेशिक शासन को अपने देश में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप स्वीकार किया गया। अंग्रेजों को विदेशी मानने के कारण स्वाभाविक रूप से सभी उपनिवेशों में उनका विरोध किया गया कि विदेशी है, ये बाहरी है। आज भी हम अपने देश में भी देखते हैं कि जिस क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों को ही स्वीकार करते हैं। देश के भीतर के भी दूसरे क्षेत्र से आए लोगों को बाहरी माना जाता है, परदेशिया या विदेशी उनको कहा जाता है। इस तरह की भावना उस समय भी थी और इस कारण से सभी देशों में, उपनिवेशों में अंग्रेजों का विरोध किया। और विशेषकर एशिया और अफ्रीका में, क्योंकि रंग से भी वो अलग दिख जाते थे, अंग्रेज अलग दिखते थे, भारतीय अलग दिखते थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति विदेशीपन की भावना निश्चित रूप से थी। उपनिवेशों के योग्य नेता, सभी उपनिवेशों में विरोध प्रारंभ हुआ। इसमें योग्य नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत के संदर्भ में आप महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे नेता थे। अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन जैसे नेतृत्वकर्ता थे। इस तरह से नेताओं की भूमिका, योग्य नेताओं ने नेतृत्व किया था राष्ट्रीय आंदोलन का और इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। ये अंग्रेजी भी जानते थे, इस कारण उनकी क्या सोच थी, उनके देश में क्या स्थिति थी, इसका भी इनको ज्ञान था। इस कारण से इन्होंने प्रबल नेतृत्व किया और विरोध किया अंग्रेजों का। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध से इंग्लैंड को क्षति, इसके बारे में हमने चर्चा की कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यद्यपि इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की ओर से विजयी हुआ था, किंतु उसकी आर्थिक और सैनिक क्षमता निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हुई थी। आर्थिक स्थिति की कमजोरी और सैन्य क्षति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशों पर नियंत्रण अंग्रेजी शासन के वश में ही नहीं रहा तथा उन्हें उपनिवेशों को स्वाधीन करना पड़ा। अत्यधिक क्षति इनको उठानी पड़ी थी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि सीधे इंग्लैंड को ही टारगेट किया था। विशेषकर हिटलर ने भयंकर आक्रमण, हवाई आक्रमण किए थे। जल सेना यदि इंग्लैंड की प्रबल नहीं होती तो इंग्लैंड समूल नष्ट हो जाता। इतने भयंकर आक्रमण वहाँ पर किए गए थे। इसी से आप युद्ध की विभीषिका का अनुमान लगा सकते हैं कि युद्ध समाप्ति के भी 40-50 वर्षों तक और अभी तक कई जगह जिंदा बम द्वितीय विश्व युद्ध के प्राप्त होते हैं। इंग्लैंड में भयंकर आक्रमण, हवाई आक्रमण हिटलर ने वहाँ पर कराया था, क्योंकि जल सेना, इंग्लैंड की जल सेना के कारण सीधे इंग्लैंड की धरती पर उसकी जल सेना और थल सेना नहीं पहुंच पाई थी। इस कारण से भीषण हवाई आक्रमण यहाँ पर किए गए थे। और क्योंकि इंग्लैंड का जो साम्राज्य था पूरे विश्व में फैला हुआ था, इस कारण अत्यधिक आर्थिक क्षति इनको हुई थी। जनसंख्या भी इंग्लैंड की कम थी, बड़े संख्या में सैनिक मारे गए थे, इसलिए सैनिक और आर्थिक क्षति इनको इतनी ज़्यादा हुई थी कि ये अपने उपनिवेशों को संभालने की स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं रहे। इंग्लैंड की सैनिक शक्ति एवं आर्थिक स्थिति की हीनता, जो चर्चा हमने की। वैश्विक शक्ति केंद्रों में परिवर्तन हो चुका था।
प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक शक्ति के केंद्रों में परिवर्तन हो गया था। अब ब्रिटेन विश्व का शक्ति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि अब शक्ति की स्पष्ट के दो ध्रुव स्थापित हो चुके थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत रूस। अन्य शक्तिशाली देश भी उभर कर सामने आ चुके थे। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व में फैले हुए उपनिवेशों का अस्तित्व बनाए रखना इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए संभव नहीं था। अब शक्ति के केंद्र बदल चुके थे। इस तरह से विश्व परिदृश्य पूरा बदल चुका था। अंग्रेज प्रशासनिक, सैनिक एवं पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार। उपनिवेशों के भीतर अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी अत्यधिक अलोकप्रिय थे। उपनिवेशों की जनता के प्रति इनका व्यवहार अच्छा नहीं था, ये दुर्व्यवहार करते थे। वह अपने को शासक वर्ग का मानते थे, आदेश जारी करते थे और उपनिवेश की जनता को हीन मानकर उनके साथ व्यवहार करते थे। इस कारण से इनके प्रति बहुत अधिक असंतोष था, जिसके कारण अंग्रेजों का विरोध हो रहा था। धन का प्रवाह। उपनिवेशों में अंग्रेजों का आर्थिक शोषण कितना प्रबल था कि इसके लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन का प्रवाह शब्द बना। उपनिवेशों से इंग्लैंड की ओर धन का प्रवाह हो रहा था, जो कि इंग्लैंड की अत्यधिक आर्थिक शोषण को उजागर करता है। अब उपनिवेशों की जनता इसे भली भांति परिचित हो चुकी थी कि इन प्रकारेण इंग्लैंड के शासक वर्ग के लोग अत्यधिक लाभ और शोषण ही करना चाहते हैं। इस कारण से उनका प्रबल विरोध शुरू हुआ था। अंग्रेजों की दूषित न्याय प्रणाली। उपनिवेशों में अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्याय प्रणाली दोषपूर्ण थी, बहुत खर्चीली थी तथा वकील और दलील के रूप में चलती थी। न्याय देने में सक्षम नहीं थी, बहुत समय लेती थी और ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, लंबी चौड़ी जो प्रणाली थी, इसको सामान्य लोग नहीं समझ पाए। जनता पीड़ित और प्रताड़ित थी। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था के कारण भी उनका उपनिवेशों में विरोध हुआ था। अंग्रेजों के आर्थिक भ्रष्टाचार। अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेशों में अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की नीति का अनुसरण किया गया था। अंग्रेज व्यापारी, अधिकारी और कर्मचारी भी घूसखोरी, रिश्वतखोरी और आर्थिक भ्रष्टाचार में संलग्न थे, संलिप्त थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाभ प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत व्यापार भी किया करते थे। इसके कारण उपनिवेशों में इनके प्रति अत्यधिक असंतोष था। देसी नरेशों का विरोध। उपनिवेशों में स्थित पूर्व के नरेश अथवा राज परिवार के सदस्य अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। जनता के बीच इनका सम्मान था राजा के रूप में, क्योंकि इन्होंने विरोध इसलिए किया था कि उनके अधिकारों को छीनने का काम अंग्रेजों ने किया था। या तो उनका विलय कर लिया था, अंग्रेजी राज्य में साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था, या फिर अनेक नीतियों का पालन करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जैसे सहायक संधि डलहौजी के द्वारा हड़प नीति भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है। इसी प्रकार की नीतियां अन्य देशों में भी अपनाई गईं, तो देसी नरेशों के विरोध का सामना इनको करना पड़ा। अंग्रेजों की रंग भेद की नीति। उपनिवेशों में अंग्रेजों के द्वारा रंग भेद की नीति का अनुसरण किया गया था। अंग्रेज गोरे थे, अफ्रीका और एशिया के क्षेत्र के लोग रंग के आधार पर काले थे। इस आधार पर अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव किया गया, तो एशिया और अफ्रीका के लोगों ने भी अंग्रेजों का रंग भेद की नीति के कारण विरोध किया था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का अत्यधिक प्रभाव देखा गया था। महात्मा गांधी ने भी वहां जाकर विरोध प्रारंभ किया था और उसके बाद फिर भारत में आकर उन्होंने आंदोलन का संचालन किया था। इंग्लैंड की आंतरिक समस्याएं। इंग्लैंड के भीतर अनेक आंतरिक समस्याएं थीं। विशेषकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थितियां खराब हो चुकी थी। इन समस्याओं का समाधान इंग्लैंड की प्रथम प्राथमिकता में थी। इस बदली हुई परिस्थिति में इंग्लैंड उपनिवेशों को संभालने की स्थिति में नहीं रहा तथा उसे उपनिवेशों को स्वतंत्र करना पड़ा। ये उसकी मजबूरी बन चुकी थी। उपनिवेशों को स्वाधीन करने हेतु अमेरिका का दबाव। उपनिवेशों को स्वतंत्र करने हेतु विशेषकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा इंग्लैंड पर लगातार दबाव बनाया गया था, क्योंकि जो उपनिवेश थे उनमें से कई अमेरिका के मित्र थे या अमेरिका के हित वहाँ पर निहित थे। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि अब शक्ति के केंद्र के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस थे और इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में था। इस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव को उसको स्वीकार करना पड़ा था क्योंकि अब इंग्लैंड एक विश्व शक्ति के रूप में नहीं बचा था। शक्ति के केंद्र रूस और सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हो चुका था। इस तरह से उपरोक्त कारणों से
ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ या पतन हुआ। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का व्यापक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा तथा इंग्लैंड की आंतरिक एवं बाह्य स्थिति पर भी इसका बड़ा प्रभाव हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंत के पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध थे, जिसके कारण इंग्लैंड को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी तथा अपने विस्तृत साम्राज्य की रक्षा के लिए अत्यधिक धन का व्यय करना पड़ा। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति एवं सैनिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी तथा अब वह इस स्थिति में न रहा कि विश्व में फैले अपने विस्तृत साम्राज्य को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सके। विश्व परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हो चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस शक्ति के नए केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड को नष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया गया था, जिसके कारण अत्यधिक क्षति इंग्लैंड को उठानी पड़ी थी। इंग्लैंड के उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी तथा राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे। विश्व के बदले हुए परिदृश्य में इंग्लैंड अपने उपनिवेशों की रक्षा हेतु सक्षम नहीं था। इस कारण उसने स्वयं होकर ही अपने अधिकारों का त्याग करना प्रारंभ किया था तथा उपनिवेशों को स्वतंत्र करना उसने प्रारंभ कर दिया था। जैसे कि हमने चर्चा की थी, सबसे पहले इस तरह के आंदोलन इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका में ही इसका सामना करना पड़ा। 1775 में वहाँ भीषण आंदोलन प्रारंभ हो गया जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में, जिनके पास मात्र 1000 की सेना थी, स्वयंसेवक सेना थी। उपनिवेशों की 13 उपनिवेश थे, उनकी जनता ने इनका साथ दिया और विदेशी मदद से, विशेषकर फ्रांस की सहायता से अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ और वह स्वतंत्र हुआ। इसी तरह के आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी प्रारंभ हुए। भारत की स्वाधीनता आंदोलन से आप सभी भली भांति परिचित हैं। किस प्रकार से भारत में स्वाधीनता आंदोलन चला था। 1857 में ही पहले क्रांति हुई, सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु बाद में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह चला। क्रांतिकारियों की एक धारा भी चली, उग्रवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व लाल बाल पाल के द्वारा आप सभी परिचित हैं किया गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के द्वारा, विपिन चंद्र पाल के द्वारा। क्रांतिकारियों में सरदार भगत सिंह और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, इन्होंने भी ज़बरदस्त विरोध किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार से भारत में एक तरह से क्रांति ही कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और अंग्रेज़ों के विरोध में उन्होंने युद्ध भी लड़ा था। इस तरह की स्थितियां, इस तरह के विरोध शुरू हुए थे, जिनका सामना करना अब अंग्रेज़ों के वश में नहीं रहा था, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का साम्राज्य अंततः पतित हुआ और जैसा कि हमने चर्चा की, अंतिम प्रतीक के रूप में हांगकांग इंग्लैंड के पास बचा था, जिसको 1997 में जाकर पुनः चीन को सौंप दिया गया था और उसके साथ पूरी तरह से अंग्रेज़ों के जो उपनिवेश थे वो समाप्त हो गए थे। तो इस तरह से जो साम्राज्यवाद अंग्रेज़ों का एक ज़माने में पूरे विश्व में फैला हुआ था, उसका पतन विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था।